चुनावी माहौल गर्मा रहा है। भाजपा ने हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों में हिंदुत्व का प्रचार तेज कर दिया है। हाई पिच रैलियों में अमित शाह का बार बार कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र करना इस बात का प्रमाण है। इसके अलावा आज के इलेक्शन शो में देखिए कि कैसे तेलंगाना के मंत्री केटीआर राव चुनावी रैली के दौरान एक ओपन बस से गिर गए और क्यों कांग्रेस ईडी की कार्रवाई के खिलाफ चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच गई। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज के शो में। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं खबरें चुनाव से। मित्रों, आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव है। सबसे पहले खबरें मध्य प्रदेश से। पिछले हफ्ते सबसे बड़ी खबर रही मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे से जुड़ी हुई। राज्य भर में तोमर के बेटे के एक ऑडियो और वीडियो क्लिप ने तहलका मचाया। इस क्लिप में मंत्री के बेटे देवेंद्र तोमर लखनऊ के एक बिचौलिए के जरिए माइनिंग कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट के इंतजाम की बात करते दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। बिचौलिया उनसे हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग 4 से 5 बैंक खातों की डिटेल मांग रहा है। भाजपा ने इस वीडियो ऑडियो को फर्जी करार देते हुए साजिश बताया। आइए पहले देखते हैं ये वीडियो में क्या कहा गया। ठीक है, और वो नहीं, त्यागी जी वाला मूव कर रहे हैं, कौन सा वाला मूव कर रहे हैं? नहीं, ये तो जो राजस्थान पंजाब वाली पार्टी थी ना, 18 एक दिया, 21 एक देना है अपने बैंक वाले का। उसका कॉन्फर्मेशन आ गया था, बोला है कि फ्राइडे तक जी आपका ये सारा 18 CR टोटल जमा हो जाएगा 4 अकाउंट्स में। ठीक है, तो उसके बाद मुझे चाहिए एक अकाउंट जहां पे आपको या रोहित भैया को किसी को भी भेजना। अब देखते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शिनेट का क्या बयान था इस मुद्दे पर। इस वीडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के देवेंद्र तोमर बड़े पैसों की सैकड़ों करोड़ों रुपए की, कहीं पर 100 करोड़ सुनाई दे रहा है, कहीं पर सुनाई दे रहा है 18 करोड़ आ गए हैं, 21 और आने हैं, इसकी लेन देन की चर्चा चल रही है। और ये कोई एक बिचौलिए हैं जिनके जरिए माइनिंग के कारोबारियों का, अगर आपने सुना हो तो बार बार खनन का नाम आ रहा है, माइनिंग के कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट कहां खोले जाए, कहां हो, उसकी चर्चा लगातार सुनाई दे रही है। सनद रहे, बस याद रहे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी इस्पात और खनन के मंत्री भी रह चुके हैं मोदी सरकार में, और ये डायरेक्ट पैसा लेने की बात खनन के, माइनिंग के कारोबारियों से हो रही है। अक्सर हमने देखा है कि चुनाव में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा बन जाता है और आम जनता में रेजोनेट भी करता है। अब जब मध्य प्रदेश में चुनाव को एक हफ्ते से कम समय बचा है, देखना होगा कि क्या नरेंद्र तोमर के बेटे का ये वीडियो भाजपा का चुनाव जीतने का सपना तोड़ देगा। आयोग को दिए ज्ञापन में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ईडी उसके नेताओं की छवि खराब करने के लिए भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। ज्ञापन में मंगलवार 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले ईडी की 3 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया गया, जिसमें महादेव ऐप मामले में गलत तरीके से अर्जित धन से बघेल को जोड़ा गया था। ईडी की बात हो रही है तो मुड़ते हैं अगले राज्य राजस्थान की ओर। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने अपने भाषण के दौरान कहा कि हमारा मुकाबला बीजेपी के बजाय ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से है। गहलोत ने आगे कहा कि राजनीतिक दल हो, लोगों के घरों में ईडी भेजते हो, सीबीआई भेजते हो, ये रात में सरकार बनाने और गिराने, लोगों को धमकाने का काम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ऐसा भी कहना था राजस्थान के मुख्यमंत्री का। ईडी की कार्रवाई तो चली, लेकिन भाजपा के बागी भी चर्चा का विषय रहे। 23 नवंबर को होने वाले चुनाव में नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 नवंबर थी, तो इस दिन भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं से अपने बागियों को नामांकन पीछे लेने की गुजारिश की। गृह मंत्री अमित शाह के बात करने पर झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर बागी राजपाल सिंह शेखावत मान गए। इस सीट पर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया। इस एक सीट के अलावा कांग्रेस से बागी विनोद शर्मा, भाजपा बागी सुनीता सैनी और निर्दलीय जसवंत सिंह ने नाम वापस लिए। बागियों की फहरिस्त में 11 कांग्रेस और 15 भाजपा के बड़े नेता अभी भी शामिल हैं। इनमें से एक भाजपा के यूनुस खान के साथ दवायर के याकुत अली ने बात की। यूनुस खान वसुंधरा राजे के नजदीकी है,
जिन्हें इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया। उन्होंने पार्टी छोड़कर निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है। याकूत अली से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा कई अन्य लोगों को भी टिकट नहीं दे पाई जो राजे यानी वसुंधरा राजे के प्रति निष्ठावान रहे। एक उदाहरण और है अशोक परनामी का। हमें किसी के दल में गिनना सही नहीं है क्योंकि हम दशकों से पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में ये समझकर शामिल हुए थे क्योंकि हम मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन के लिए है और वो भी परिवर्तन लाना चाहते थे। उन्होंने उन उम्मीदवारों को टिकट दिया जो 2018 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और वफादारों को अनदेखा किया, ऐसा कहना था यूनुस खान का। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान में नागौर जिले में पहुंचे। शाह ने यहां कांग्रेस की गहलोत सरकार को तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। शाह ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस राज में राजस्थान में आए दिन दंगे हुए, कन्हैया लाल का सिर कटा, अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा गया, सालासर में राम दरबार पर बुलडोजर चलाया गया, संत ने अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह किया। इस तरह की घटनाएं देश भर में कहीं नहीं हुई, सिर्फ राजस्थान में हुई, ये कहना था अमित शाह का। अमित शाह का यह बयान क्या राजस्थान के चुनाव में धार्मिक रंग घोल देगा? देखना दिलचस्प होगा। खैर आगे बढ़ते हैं अगले बड़े राज्य छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। इस चरण का प्रचार पुरजोर तरीके से चल रहा है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने जशपुर और अंबिकापुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने जाति जनगणना को लेकर बड़ा वादा भी किया, जिससे प्रदेश की सियासत में जाति जनगणना का एक मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ता नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जातीय जनगणना कराई जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपने घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया। राहुल गांधी के प्रचार के बाद अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आगे दिख रही, ऐसा कई रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा। लेकिन भूपेश बघेल के बोल बिगड़े नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम सीएम को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा नया मुल्ला बना है, प्याज ज्यादा खाएगा, अभी अभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गया है, इसलिए वह ज्यादा बोल रहा है, बाकी लोग कम बोल रहे हैं। सीएम भूपेश गुरुवार को मीडिया से बात कर रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस को वोट देना बाबर को प्रोत्साहन देने जैसा है। अब इस सेगमेंट की आखिरी खबर ईडी से रिलेटेड। भिलाई में पड़ी ईडी रेड पर भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे लगा था पहले चरण का एग्जिट पोल कुछ दिनों बाद पता चलेगा, लेकिन साहब ने आज सुबह ही बता दिया। सुबह सुबह ईडी को मेरे नामांकन के दौरान मेरे साथ उपस्थित एवं निर्वाचन प्रक्रिया में आधिकारिक व्यय लेखक की भूमिका निभा रहे सुरेश धिंगाना जी के यहाँ ईडी को भेज दिया। आगे बढ़ते हैं। अब खबरें तेलंगाना से। एक्टर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ने तेलंगाना चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के लिए नाम जारी कर दिए। जनसेना ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने एनडीए सहयोगी भाजपा के साथ गठबंधन किया है। मंगलवार को तेलंगाना में एक रैली में पवन कल्याण और पीएम मोदी एक साथ दिखाई दिए। इस दौरान पवन कल्याण ने पीएम मोदी के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दशक में वह हासिल कर लिया है जिसे हासिल करने में अन्यथा 6 दशक लग जाते। देखना दिलचस्प होगा कि क्या पवन कल्याण की एंट्री से भाजपा को फायदा होगा या खासी सीट नहीं बढ़ेगी। अगली खबर एमआईएम के खेमे से है। इस विधानसभा चुनाव में ओवैसी की अगली पीढ़ी मैदान में उतर गई है। बुधवार को अकबर ओवैसी और उनके बेटे दोनों बिना किसी जुलूस के चुपचाप दोपहर में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय पहुंचे और अधिकारी से मुलाकात की और दोनों ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कारण से नामांकन पत्र खारिज होने की स्थिति में उम्मीदवारों के पास एक बैकअप नामांकन व्यक्ति होता है। ऐसी स्थिति में बैकअप उम्मीदवार जो राजनीतिक दल या उम्मीदवार से जुड़ा होता है चुनाव लड़ता है। इसी तरह एमआईएम ने अकबरुद्दीन ओवैसी के बेटे नूरुद्दीन को बैकअप उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया है। आगे बढ़ते हैं। बता दें कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 30 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वह कामारेड्डी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तेलंगाना में मुकाबला कड़ा है और कांग्रेस और बीआरएस 2 प्रमुख दावेदार हैं। हालांकि पवन कल्याण की एंट्री से भाजपा भी कुछ सीटें निकालने की फिराक में है। तो ये था एक संक्षिप्त ब्यौरा आने वाले विधानसभा चुनाव का। इन सारी खबरों को देखकर लग रहा है कि चुनावी माहौल गर्मा रहा है। इस गर्म माहौल को थोड़ा ठंडा करने हमारा अगला सेगमेंट वायरल क्या है। वायरल क्या है में आज 2 वीडियो। पहला वीडियो दिग्विजय सिंह का एक ट्राइबल गीत गाते हुए।
विक्रांत भाई ने जिताने में छोड़ो आने भानु ने हरावी ने छोड़ो अब आप आइए हम विक्रांत भाई ने जिताने में छोड़ो। और दूसरा बीआरएस नेता के कविता की गाड़ी रोकने का। आशा करता हूं आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे थे खबरें चुनाव से। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे, अब हम मैं समझता हूँ पीछे नहीं हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं। मित्रों, आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव